नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अस्थमा के बारे में। अस्थमा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि श्वसन की बीमारी है जो कि आपके फेफड़ों यानी लंग्स को प्रभावित करती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अस्थमा क्या है, क्या क्या लक्षण मिलेंगे आपको, इसके पीछे क्या कारण है, किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं, और बात करेंगे कुछ होम रेमेडीज की, और साथ ही साथ इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानेंगे। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं अस्थमा की कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अस्थमा होता क्या है। तो अस्थमा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि एक सांस से संबंधित बीमारी है जो कि आपके लंग्स को प्रभावित कर रही है। तो क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो हवा जो है नाक से या मुंह से आपकी एयरवेज के द्वारा आपके फेफड़ों यानी लंग्स तक पहुंचती है। आपके लंग्स में छोटे छोटे से एयरवेज होते हैं जिनका काम क्या होता है, आप जो अंदर हवा ले रहे हैं उससे ऑक्सीजन को छान करके आपके ब्लड तक पहुंचाना। लेकिन अगर किसी कारण से जो आपके एयरवेज हैं उनकी परत में सूजन आ गई है, लेयर्स में, या फिर मांसपेशियों में तनाव हो गया है, तो इसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाती हैं और फिर होता है इसके लक्षणों की शुरुआत, यानी अस्थमा होने के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो जानेंगे कि क्या क्या लक्षण आप में हो सकते हैं अगर आपको अस्थमा की परेशानी हो रही है, शुरुआत हो रहा है तो सबसे पहला और मेन लक्षण है कि सांस लेने में कठिनाई होना। यानी कि आप सांस ले रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सांस कम आ रही है या फिर सांस रुकने लग गई है। दम घुटने जैसा लगता है कि अब जान निकल जाएगी, इस तरह से फील होता है कि हमारी सांस रुक रही है, अब दम घुट रहा है हमारा। साथ ही साथ अंदर से घड़ घड़ की आवाज आती है, व्हीजिंग साउंड भी आता है। व्हीजिंग मतलब साई साई की आवाज आती है जब सांस लेते हैं, तो इस तरह से अंदर से आवाज आती है। बच्चों में अगर अस्थमा है तो उनमें भी इस तरह की परेशानी हो सकती है। ये दिक्कत जो है आपकी, आप देखेंगे कि रात में आप सोने जा रहे हैं उस टाइम पे बहुत लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, तो उनको उठ के बैठना पड़ता है कि अगर हम लेटेंगे तो हमारी सांस जो है वो रुकने लग जाएगी। तो इस तरह के लक्षण आप में मिल सकते हैं। सीने में एक दबाव सा महसूस होगा, जकड़न महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि जो आपके लंग्स हैं उनमें पूरा जो बलगम है वो जम गया है। तो अगर आप में भी इस तरह के लक्षण हैं तो आपके नियर बाई जो फिजिशियन है उनसे कंसल्ट जरूर करें। यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जा करके आप मुझसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, अस्थमा क्यों होता है। तो अस्थमा के वैसे तो कई फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी है और जेनेटिक यानी आनुवांशिक भी है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है, इसमें आप देखेंगे मौसम में बदलाव हो रहा है। जैसे ठंड का मौसम है, नम वाला मौसम है, तो उसमें मरीज को दिक्कत शुरू हो जाएगी। अगर सर्दी खांसी भी है उनको तो उसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही साथ ये अनुवांशिक भी हो सकता है, मीन्स कि अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को इस तरह की दिक्कत है तो आप में भी ये दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट कारक, कुछ एनासाइड्स, पेन किलर जो होते हैं, एस्पिरिन, इन सब के ज़्यादा यूज़ करने से भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ये जो है एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करते हैं कि अस्थमा अगर आपको है तो आपकी जो दिक्कत है उसको बढ़ा सकते हैं। कुछ एलर्जेंस जिनकी वजह से अस्थमा हो सकता है, बढ़ सकता है। एलर्जेंस जैसे कि धूल मिट्टी है, परागकण है, इसके कांटेक्ट में आने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। या फिर जो जानवर होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, उनके हेयर की वजह से वो भी आपकी परेशानी को बढ़ा सकते हैं। कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इन्फेक्शंस, उनके कारण भी आपको अस्थमा
हो सकता है। तो ये कुछ मेन कॉमन कॉज हैं अस्थमा के, कुछ ट्रिगर फैक्टर हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज़ से आपकी परेशानी बढ़ रही है। नेक्स्ट जानते हैं कि अगर आपको अस्थमा है, आप में लक्षण दिख रहे हैं, तो किन चीज़ों का आपको परहेज करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, आपको ठंडी चीज़ों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ में अगर आपको अस्थमा है तो ऑयली फूड का सेवन आपको नहीं करना है, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, आपकी परेशानी को बढ़ा सकती हैं। मूंगफली के सेवन करने से बचना है। आपको खट्टी चीज़ें जैसे अचार है, ये चीज़ें नहीं लेनी है। डब्बाबंद खाद्य पदार्थ, इनका भी आपको परहेज करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको ऐसी परेशानी है तो। साथ ही साथ ठंडी हवा के कांटेक्ट से बचें, कि डायरेक्ट आप ठंडी हवा के कांटेक्ट में ना जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसके बाद हम जानेंगे कुछ होम रेमेडीज़ जो कि आप अस्थमा के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली होम रेमेडी है अदरक। आपको क्या करना है, अदरक को आपको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और उसके बाद आपको थोड़े पानी में अदरक को डाल करके उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। फिर छान करके जब पानी नॉर्मल हो जाए तो उसको धीरे धीरे पीना है। अदरक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है किसी भी तरह के श्वसन से संबंधित अगर आपको परेशानी है तो। नेक्स्ट होम रेमेडी जो कि है कॉफ़ी। कॉफ़ी एक ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती है। अगर आपको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिटिस है, तो आप इस होम रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लहसुन। लहसुन भी बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है अगर आपको अस्थमा की शिकायत है या श्वसन से संबंधित परेशानी है तो। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि आप अस्थमा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जब मेडिसिन की बात आती है तो एक बात आपको ध्यान देना है कि होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि आप अस्थमा के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि जो फिजिशियन है वो आपके साइन एंड सिम्टम, आपके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैं, आपके जो इंडिविजुअलिटी है उस बेस पे आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इसलिए आपके नियर बाई जो भी होम्योपैथिक फिजिशियन है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं, जानते हैं सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि है आर्सेनिक एल्बम। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी आ रही है लेकिन लगातार नहीं आ रही, मरीज जो है खो खो करता रहेगा, खांसता रहेगा, लेकिन ना तो कफ बनता है और ना ही निकल पाता है, तो अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप आर्सेनिक एल्बम यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी मिले इस मेडिसिन को 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम इसका आप पी सकते हैं। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ आपको कब यूज़ करना है, अगर आपकी जो दमा की शिकायत है यानी अस्थमा की जो परेशानी है वो पुरानी हो गई है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है, बहुत ही इफेक्टिव है। आपकी जो परेशानी है वो ठंड के मौसम आते ही बढ़ जाती है, छाती में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जकड़न हो रहा है खांसते खांसते, लेकिन बलगम बाहर नहीं आ पा रहा है। मेन सिम्टम क्या है कि जब दमा की शिकायत शुरू होती है तो उसके साथ में मरीज को दस्त शुरू हो जाते हैं। अगर आप में भी ऐसे लक्षण हैं तो नेट्रम सल्फ को यूज़ कर सकते हैं। इसको 200 पोटेंसी में लें। 200 पोटेंसी में 2 बूंद आपको सुबह सुबह लेना है प्रतिदिन। इस तरह से आप इसको लगातार यूज़ कर सकते हैं। और अगली मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है एंटीमोनियम टार्टेरिकम। एंटीमोनियम टार्टेरिकम बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, चाहे ब्रोंकाइटिस की परेशानी है, अस्थमा की, निमोनिया की, किसी तरह की अगर इस तरह से दिक्कत है आपको तो इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, मरीज को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, अंदर ऐसा लगता है कि बहुत बलगम पूरा जम गया है, घड़ घड़ की आवाज़ आ रही है। जो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों उस बलगम को निकालने की कोशिश करते हैं, एक्सपेक्टरेट करते हैं, बट निकल नहीं पाता है। अगर निकलता भी है तो बहुत ही कम अमाउंट में। तो अगर आप में भी ऐसी परेशानी है तो एंटीमोनियम टार्टेरिकम को 30 पोटेंसी में लें। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इसका पी सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो कि है स्पॉन्जिया टोस्टा।
स्पॉन्जिया टोस्टा भी बहुत अच्छी दवाई है। अगर आपके अंदर से घर घर की आवाज़ आ रही है, व्हीजिंग साउंड आ रहा है, साए साए इस तरह से आवाज़ आ रही है, लेटते ही आपकी परेशानी बढ़ जा रही है, मरीज जो होगा वो आगे झुक करके बैठेगा क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं लेटूंगा तो मेरी सांस जो है वो रुक जाएगी। तो अगर आप में इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो आप इस मेडिसिन को लीजिए। स्पॉन्जिया को भी आप 30 पोटेंसी में लें, 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार इसका आप पी सकते हैं। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि है इपिकैक। इपिकैक भी बहुत अच्छी दवाई है। चाहे आपको दमा की शिकायत है, ब्रोंकाइटिस है, किसी भी तरह की दिक्कत है आपको, तो इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। अंदर से घर घर की आवाज़ आ रही है, साए साए की आवाज़ आ रही है, ये सिम्टम एंटीमोनियम टार्टेरिकम में भी है, बट इपिकैक में क्या है कि आपको जो परेशानी शुरू होगी तो स्टार्टिंग में ही ये लक्षण आ जाएंगे कि आपको दमा की शिकायत शुरू हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई और तुरंत ही आपको ऐसे जकड़न अनुभव होने लग जाएगा। साथ ही साथ में घर घर की आवाज़ अंदर से आने लग जाएगी, व्हीजिंग साउंड आने लग जाएगा। तो अगर आप में इस तरह की परेशानी है तो इपिकैक को लीजिए। इस मेडिसिन को भी आप 30 पोटेंसी में ले, 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम इसका आप पी सकते हैं। तो ये तो कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई। अगर आपको अस्थमा है तो इन मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा बताई गई होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जा करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जा करके आप मुझसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि अगर किसी को भी अस्थमा की परेशानी है तो उनको इन मेडिसिन के द्वारा छुटकारा मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।